ठीक है, टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन स्ट्रक्चरल फिजिक्स. इसके पहले तुम लोग ने पढ़ा भी रहेगा इसके बारे में, अपन और डीप में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, ऑसिलेशंस, इट इज अ 5 मार्क्स चैप्टर. ठीक है, विद ऑप्शन. प्रॉब्लम ऑसिलेशंस में क्या है मालूम है क्या, कि रोटेशनल डायनामिक्स एक बड़ा चैप्टर था. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक एवरेज चैप्टर था. तुम लोग ने केटीजी पढ़ा, केटीजी भी बड़ा चैप्टर था. सर ये बड़ा चैप्टर और ये एवरेज चैप्टर, ये क्या होता है? बड़ा चैप्टर मतलब क्या होता है मालूम है? कि जब चैप्टर बड़ा होता है ना तो उसका वेटेज बड़ा होता है, और अगर उसका वेटेज बड़ा होता है ना तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाता है. इसके लिए लेक्चर 1 में मैंने तुमको 7 मार्क्स वाले चैप्टर, 6 मार्क्स वाले चैप्टर और 5 मार्क्स वाले चैप्टर दिए थे, याद है? ऑसिलेशंस का थोड़ा बहुत दुर्भाग्य, अनलकी है ऑसिलेशंस, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑसिलेशंस बड़ा चैप्टर बहुत है, इसमें डेरिवेशंस बहुत है, कंसेप्ट्स भी बहुत है, लेकिन अफसोस ये कम मार्क्स के लिए पूछा गया है. समझ में आ रहा है क्या? अभी उसको अपन कोर्स तो नहीं सकते हैं, समझा क्या? जो अपने हाथ में है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा. बिफोर स्टार्टिंग विद ऑसिलेशंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ मोशन? इफ आई आस्क यू मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे? अभी ऑलमोस्ट पूरा 11वीं भी हो गया है, आधा 12 भी हो चुका है. मैं तुमको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज मोशन? तो एनीथिंग विच इज इन वर्किंग. ओके, मूविंग मतलब एनीथिंग विच कैन मूव, और एनीथिंग विच इज इन क्या बोलते हैं, मोशन. इज मोशन ऐसा नहीं बोल सकते है ना. एनीथिंग विच इज मूविंग इज कॉल्ड एज टू बी इन मोशन. समझा या? मूविंग ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूं, मोशन मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट. मोशन मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट, या उसका स्टेट क्या है, मूविंग. कैन यू टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस इफ यू नो? कौन से मोशंस तुमको मालूम है? ओके, ठीक है. फर्स्ट, सर्क्यूलर मालूम है. ओके, लीनियर मोशन मालूम है. ओके, ऑसिलेटरी मोशन. ओके, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन. एनीवन एल्स? सर्क्यूलर हो गया, लीनियर हो गया, ऑसिलेटरी हो गया. पीरियोडिक हो गया. ओके, और एनीवन एल्स? रेक्टिलिनियर हो गया, और किधर कुछ सुना है? सर्क्यूलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. हार्मोनिक मोशन सुना? हार्मोनिक मोशन. ओके, और ठीक है, रैंडम मोशन सुना? रैंडम मोशन, ठीक है, और ओके, और कुछ किसी को? ओके, लेट्स स्टार्ट. सर्कुलर मोशन मतलब क्या रे? जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन. रोटेशनल डायनामिक्स में अपन ने पढ़ा है, उसमें भी टाइप्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर. लीनियर मोशन मतलब एक लाइन में जा सकता है. ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो. समझ में आ रहा है? पीरियोडिक मोशन मतलब मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब, पीरियोडिक मोशन मतलब एक टाइम के बाद वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब, लीनियर मोशन मतलब वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो. लेकिन रेक्टिलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको आगे बोला तो आगे ही जाएगा, पीछे बोला तो पीछे ही जाएगा. ये फर्क होता है लीनियर में और रेक्टिलिनियर में.
हार्मोनिक मोशन मतलब मालूम नहीं रहेगा। रैंडम मोशन मतलब कैसे भी जा सकते हैं, ब्राउनियन इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ओके, नाउ थोड़े बहुत अपन चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन, अभी अपन चैप्टर पढ़ने वाले ऑसिलेशंस, तो मेरे हिसाब से ऑसिलेटरी मोशन पे अपने पास ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो ऑसिलेटरी मोशन तुम लोग मेरे को क्या बोल सकते हो? ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को तुम लोग क्या बोल सकते हो? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को एनीवन हु कैन डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन? पीरियोडिक मोशन, ओके ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन मांग रहा हूँ, ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन एनीवन कैन गिव मी? व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन is called as oscillatory. An object moving in to and fro direction is called as oscillatory motion. सर टू मतलब क्या? टू मतलब फ्रंट, फ्रो मतलब बैक। समझ में आ रहा है क्या? जो आगे पीछे होता है, टू एंड फ्रो, जो आगे पीछे मोशंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। समझा क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पेंडुलम। टॉम एंड जेरी बचपन में देखा रहेगा, टॉम एंड जेरी बचपन में देखा रहेगा, तो पेंडुलम मालूम है ना क्या होता है? पेंडुलम मतलब एक ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा क्या होता है, घूमते रहता है। समझ में आ रहा है? एक ऐसा जाएगा फिर ऐसा। इसको क्या बोलेंगे? टू, इसको बोलेंगे फ्रो, इसको बोलेंगे टू, इसको बोलेंगे फ्रो। तो ऐसा जो मोशन रहता है ना, फिर वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा रहेगा तो भी चलेगा। स्ट्रेट लाइन में रहेगा उसको तो लीनियर ऑसिलेटरी बोलेंगे, और ऐसा थोड़ा बहुत घूमेगा तो उसको एंगुलर ऑसिलेटरी बोलेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अपन ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या पढ़ते हैं? टू एंड फ्रो, जो आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पेंडुलम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। ऑसिलेटरी मोशन के बाद मैं टारगेट करूंगा हार्मोनिक मोशन को। मुझे टारगेट करना है हार्मोनिक मोशन को, और मुझे टारगेट करना है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है मैंने पढ़ा। अभी मैं पढ़ा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, तो एनीवन कैन हेल्प मी? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो मैंने पहले ही बोल दिया, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? अ मोशन which repeats itself, a motion which repeats itself after equal intervals of time, after equal intervals of time। समझा क्या? एक ऐसा मोशन, एक ऐसा मोशन जो, एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वापिस उसी जगह पे आएगा, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं? क्लॉक। तो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिखूंगा? क्लॉक। मेरे को मालूम है 12 बजे है, और बराबर 12 घंटे के बाद ही कितने बजेंगे? 12। बराबर 12 घंटे के बाद ही कितने बजेंगे? 12। फिर चाहे तुम्हारा दिन खराब हो या अच्छा हो। अरे बराबर, क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? रोटेशन ऑफ द अर्थ पीरियोडिक मोशन है। अगर मेरा अर्थ इधर से घूमना चालू हो गया तो बराबर, वेरी गुड, 24 आवर्स के बाद क्या होएगा? इधर ही आएगा। फिर गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, बारिश हो, 24 घंटे बाद ही क्या करेगा? वापिस उसी जगह पे आएगा। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सन के आसपास बराबर 365 डेज में ही आएगा। तो एक ऐसा पोजीशन जिधर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, मतलब बराबर उन्हीं टाइम में वापिस 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 उसी जगह पे आता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? पीरियोडिक मोशन। एंड लास्ट,
हार्मोनिक मोशन क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन किसी ने सुना रहेगा क्या है डाउट, लेकिन फिर भी हार्मोनिक मोशन एनीवन? मोशन represented, अरे मोशन represented in the form of sine and cosine waves, the form of sine and cosine waves, उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, एक बार बताओ ना। तो मैंने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मैंने पढ़ा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और मैंने पढ़ा हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये तीनों को मैंने कड़क समझाया है ताकि अपने को आगे जाके मजा आएगा। एंड एवरीवन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, an object moving in to and fro direction is called as oscillatory motion। टू एंड फ्रो मतलब जो आगे जाएगा और जो पीछे आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पेंडुलम। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर उसी टाइम गैप में अगर वो वापिस उसी जगह पे आता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल क्लॉक। एंड हार्मोनिक मोशन मतलब क्या सर? तो हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसे मोशन, मोशन रिपीटेड इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव्स, मतलब ऐसे मोशन जिसको साइन और कोसाइन वेव्स में मैं रिप्रेजेंट करूंगा उनको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक वेव्स। सर अभी हम लोग हार्मोनिक के बारे में ना पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हार्मोनिक वेव्स के बारे में मैं थोड़ा और जानकारी देता हूँ। हार्मोनिक वेव्स या हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होते हैं, ठीक है? तो ये दो तरीके के होते हैं। हार्मोनिक वेव्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं साइन फंक्शंस वाले, एक होते हैं साइन फंक्शंस वाले, और एक होते हैं कोसाइन फंक्शंस वाले। एक होते हैं साइन फंक्शंस वाले और एक होते हैं कोसाइन फंक्शंस वाले। सर इसका मतलब जो साइन फंक्शंस होते हैं ना, साइन फंक्शंस, ठीक है, ये साइन फंक्शंस होते हैं ना, ये किधर से स्टार्ट होते हैं मालूम है क्या? साइन फंक्शंस किधर से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम मीन पोजीशन। साइन फंक्शंस किधर से स्टार्ट होता है? फ्रॉम मीन पोजीशन। सर मतलब क्या? मतलब अगर मेरा एक ऐसा वेव रहेगा तो मीन पोजीशन मतलब सेंटर, तो मेरा वेव इधर से स्टार्ट होएगा। अगर मेरा एक ऐसा वेव रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? साइन फंक्शन। अरे क्या बोलूंगा मैं? साइन फंक्शन। सर और दूसरा क्या होता है बताओ ना। तो दूसरा होता है कोसाइन फंक्शन। दूसरा क्या होता है? कोसाइन फंक्शन। समझा क्या सर? कोसाइन फंक्शन मतलब, कोसाइन फंक्शन मतलब किधर से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम पोजीशन से। कोसाइन फंक्शन मतलब किधर से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम पोजीशन में से, ठीक है। सर एक्सट्रीम पोजीशन मतलब, एक्सट्रीम पोजीशन में दो चीज है, आइदर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से वेव स्टार्ट होगा या इधर नेगेटिव एक्सट्रीमिटी से वेव स्टार्ट होगा। ये समझ रहा है क्या? हार्मोनिक वेव्स मतलब क्या सर? हार्मोनिक वेव्स मतलब ऐसे वेव्स जो साइन और कोसाइन फंक्शंस में अपन डिराइव कर सकते हैं, वही साइन और कोसाइन जिन लोग को तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो। सर अभी साइन मतलब एग्जैक्टली बताओ ना क्या? तो एक इक्वेशन रहेगा उसको मैं सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा है क्या? उसमें मेरे को साइन ये टर्म दिखाई देगा। अगर साइन वेव रहेगा तो वो किधर से स्टार्ट होएगा? मीन पोजीशन से स्टार्ट होएगा। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, हाँ, लेकिन मीन पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए। मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ऊपर जा नीचे जा वो तेरे ऊपर है। अगर तू मीन पोजीशन बोले तो इधर से स्टार्ट हो गया तो तेरे को क्या बोला जाएगा? साइन फंक्शन। और अगर तू ऊपर या नीचे से स्टार्ट हुआ तो तुझे क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम फंक्शन। ये सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? बीच वाले गैप को चाहिए तो ये भी लिख के देता हूं तुमको। ये गैप को मीन पोजीशन बोलते हैं, ये गैप को मीन बोलते हैं, ये गैप को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम, और ये गैप को भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, और मीन मतलब जीरो। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं समझा? ओके। नाउ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, शायद तुमको समझे, मदद करो मुझे। एवरी
oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory. Yes, no, maybe, true, false. Can anyone guide me through it? सच्चा है, झूठा है, उल्टा लिखा है, सीधा लिखा है, सुल्टा लिखा है, क्या? Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory. क्या मुझे कोई समझा सकता है? अभी तो मैंने तुमको ऑसिलेटरी क्या होता है ये पढ़ाया, पीरियोडिक क्या होता है वो पढ़ाया. थोड़ा दिमाग को जोर दो और मुझे इसका आंसर बताओ. एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं सर? ऑसिलेटरी मतलब क्या? टू एंड फ्रो. एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा मीन पोजीशन है? पेंडुलम. सर पेंडुलम को बनाओ ना. पेंडुलम को अपन बार बार वारंवार बनाते रहेंगे. समझा क्या? ये है पेंडुलम. समझ में आ रहा है क्या? ये है उसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये है उसका एक्सट्रीम पोजीशन, और मैं ऐसा ऐसा बताता हूँ. समझ में आ रहा है क्या? ये पेंडुलम का होता है मीन पोजीशन, ये पेंडुलम का होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी पेंडुलम का होता है एक्सट्रीम पोजीशन. तो सर आगे क्या? हमेशा मीन पोजीशन पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा. वो मीन पोजीशन पे रहेगा पेंडुलम. कैसा जाएगा? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी मीन पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी मीन पोजीशन. समझ में आ रहा है? तो ऐसा कहा जाता है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक. मतलब ऑसिलेटरी मोशन मतलब ए यही सेम टाइम में वापस जाके वापस आएगा, यही सेम टाइम में वापस जाके वापस आएगा. समझ में आ रहा है? जिस टाइम में वो वापिस जाके वापिस आ रहा है उसको बोलता हूं मैं टाइम पीरियड. क्या बोलता हूं? टाइम पीरियड. मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं और भी क्या लिख सकता हूं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स, time required for same set of movements is called period. Period मतलब क्या? तो time required for same set of movements. सर same set of movements मतलब same. ये जो सेट है ना, सेम सेट को मतलब वापिस वही कारनामा करने को जितना भी टाइम लगता है उनको क्या बोलेंगे? पीरियड. अरे उनको क्या बोलेंगे? पीरियड. तो एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी. सर पीरियोडिक बोले तो अरे पीछे एग्जांपल, पीरियोडिक का एग्जांपल क्या दिया था? क्लॉक तो सर्कुलर है, क्लॉक थोड़ी ऑसिलेटरी है. बराबर. अर्थ का रोटेशन सर्कुलर है, बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर है, लेकिन ऑसिलेटरी है क्या? नहीं. तो ये बहुत कड़क स्टेटमेंट है. जो भी ग्रीन वाला दिया है ना, ये ग्रीन वाला बहुत कड़क स्टेटमेंट है. इसको प्लीज याद रखना. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे तो मैंने पीरियड का मतलब क्या होता है वो तुम्हें दे दिया. एम आई वेरी मच क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ SHM के बारे में सुना है क्या? SHM ये दो टाइम का होता है. एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर. कोई तो मेरे को पीछे से फुल फॉर्म बोल रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन. वेरी गुड. क्या है उसका फुल फॉर्म? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये सिंपल मतलब सिंपल, हार्मोनिक मतलब किसी को बताना नहीं, पिछले स्लाइड में पढ़ा. वेरी गुड. हार्मोनिक मतलब साइन और कोसाइन. मतलब ऐसे फंक्शंस जो सिंपल रहेंगे और साइन और कोसाइन में रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन. अगर उनका पाथ लीनियर रहेगा, बोले तो स्ट्रेट रहेगा, तो उन्हें बोला जाएगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. और अगर उनका पाथ एंगुलर रहेगा तो उनको बोला जाएगा
एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर पेंडुलम का लीनियर है कि एंगुलर है? लीनियर। पेंडुलम का क्या है? लीनियर। ये दिख रहा है ऐसा एंगुलर, लेकिन वो टू एंड फ्रो है। एंगुलर मतलब पूरा घूमना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? लीनियर मतलब 2D पकड़ो, लीनियर मतलब 2D पकड़ो, और एंगुलर मतलब 3D पकड़ो। अपन ने पहला ही कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ा है। कोनिकल पेंडुलम इज एंगुलर। समझ में आ रहा है क्या? और लीनियर पेंडुलम इज, अपना सिंपल पेंडुलम इज लीनियर। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओके। नाउ व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? स्क्रीन पे, डरो मत। इसका नाम है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। एवरीवन, उसका नाम क्या है? स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। ठीक है, इसको थोड़ा बनाता हूं। इधर देखना, टेक्स्ट बुक मत खोलना एवरीवन। ओके, एवरीवन ऑन द बोर्ड। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। ये क्या है? रिजिड सपोर्ट, मतलब ये टाइटली अटैच्ड है। ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, इसको क्या बोलूंगा मैं? रिजिड सपोर्ट। मतलब ये एक साइड से क्या है? टाइटली अटैच्ड है। समझ में आ गया? रिजिड सपोर्ट। ये क्या है? ये स्प्रिंग है। ये क्या है? स्प्रिंग है। और ये एम का क्या है? एक मास है, मास ऑफ ब्लॉक अटैच्ड है। समझ में आ रहा है? ये पोजीशन को सबसे ज्यादा, ये देखो रिजिड सपोर्ट मतलब क्या बता दिया? ये पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन क्या है मेरी? मीन पोजीशन। मतलब अगर ये सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, मतलब समझो ये है ना, ये सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? इधर से वो स्प्रिंग है और ये मेरा मास है। अगर उसको हिलाया नहीं, डुलाया नहीं, तो ये इधर बराबर रहेगा। तो इसके लिए मैंने उसकी पोजीशन को क्या बोला हूं? मीन पोजीशन। अब केस वन, मैं क्या करता हूं मालूम है क्या? उस मास को है ना पकड़ता हूं और अंदर दबाता हूं। दिख रहा है क्या? अंदर गया। वो रहना किधर चाहिए था? मीन पोजीशन पे रहना चाहिए था। वो मीन पोजीशन पे था, लेकिन मैंने क्या किया मालूम है क्या? उस मास को क्या किया मालूम है क्या? अंदर ऐसा दबा दिया। अरे क्या किया मैंने? उसको अंदर दबा दिया। उसको छोड़ने के बाद वो किधर आएगा? आगे की साइड आएगा। अरे आगे की साइड आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, मैंने उसको डिस्प्लेस किधर किया? लेफ्ट साइड में। उसको डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट इधर से किधर करवाई? लेफ्ट साइड में। लेकिन उसने फोर्स कौन से साइड दिया? अपोजिट साइड में। किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट केस, केस टू। वही मास को मैंने लिया और उसी मास को मैंने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। देखो ना, इधर से मैंने किधर लिया? उसको खींच लाया इधर, और अभी मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हुई? राइट साइड। लेकिन वो फोर्स से किधर आया? लेफ्ट साइड, अपोजिट डायरेक्शन। अरे अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अगर इसको कम दबाया और छोड़ दिया तो ये कम डिस्प्लेस होएगा। अगर मैं इसको ज्यादा खींचा, छोड़ दिया, ये ज्यादा फोर्स से अंदर आएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? जितना ज्यादा फोर्स लगाओ उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, या जितना ज्यादा डिस्प्लेस करो उतना ज्यादा वो फोर्स से वापस पीछे आएगा। अरे मंजूर, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? मैं बोलूंगा
F is directly proportional to -x। अरे क्या बोलूंगा, F is directly proportional to -x। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, force and displacement are in opposite direction, are in opposite direction। समझ में आ रहा है मेरे को, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया क्या, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन। अभी उसको देयरफॉर अच्छे से लिखता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अपना डायलॉग, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं और लिख रहा हूं, वेयर के इज कॉल्ड एज द फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, या और भी बोलते हैं स्प्रिंग मास कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और भी क्या बोलते हैं, स्प्रिंग मास कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू -k इंटू एक्स। किधर से आया, क्या सबको समझा, क्लियर है। किसको प्रॉब्लम, अपन ने क्या पढ़ा कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर एक एक्सपेरिमेंट है, जब वो बीच में रहता है तब उसको अपनी मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन ने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा कि उसको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस किया, छोड़ने के बाद उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स था जिसने उसको किधर भेजा, राइट हैंड साइड। सिमिलरली मैंने और एक क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने उसको डिस्प्लेसमेंट किधर किया, राइट हैंड साइड, छोड़ दिया तो उसके अंदर एक फोर्स था जो जिसको किधर लेके गया, लेफ्ट हैंड साइड। इससे ये पता चलता है कि जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही वो क्या होएगा, डिस्प्लेस। इसके लिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन मैंने नेगेटिव साइन डाला। क्यों नेगेटिव साइन डाला, क्योंकि नेगेटिव साइन बताती है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और दिख ही रहा है अपने को। अभी मैंने उसको और अच्छे से लिखा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन, और अपना घिसा पीटा डायलॉग, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया के, और उसको फिर नाम दे दिया, के बोले तो फोर्स कांस्टेंट या के बोले तो स्प्रिंग मास कांस्टेंट। तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम, पक्का, ओके। तुम लोग के बुक में लीनियर एसएचएम, तुम लोग के बुक में लीनियर एसएचएम का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन दिया रहेगा, लीनियर एसएचएम, समझा गया। इसी के बेसिस पे लीनियर एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर एसएचएम। टेक्स्ट बुक में एक डेफिनेशन होगा, समझ में आ रहा है। पेज नंबर 111 पे आओ, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, लेफ्ट हैंड साइड येलो बॉक्स के ऊपर। एवरीवन मैं इधर लिख रहा हूँ, पेज नंबर 111, लेफ्ट हैंड साइड अबव येलो बॉक्स, अबव येलो बॉक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर क्यों इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो क्या? जी हाँ एवरीवन, इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? 2 मार्क्स के लिए आता है। इंपॉर्टेंट है, लीनियर एसएचएम 2 मार्क्स के लिए आता है। क्या है डेफिनेशन, मैं पढ़ सकता हूं क्या? क्लियर है, ओके। डेफिनेशन बोलता है, एवरीवन विथ मी, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, लीनियर मतलब एक ही लाइन में, पीरियोडिक मतलब इक्वल इंटरवल्स में वो वापिस है। अरे हाँ कि नहीं, आगे, इन विच फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन को छोड़ दो, पहला अपन फोर्स देखते हैं। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब डायग्राम देखो रे, मैंने डिस्प्लेसमेंट ये साइड किया तो फोर्स कौन से साइड आया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब वो मैंने जब इधर किया तो मेरी मीन पोजीशन किधर है, राइट में, तो फोर्स किधर आएगा, राइट में। मैंने इसको डिस्प्लेस किया इधर तो मेरी मीन पोजीशन किधर गई, लेफ्ट में, तो फोर्स भी किधर गया, लेफ्ट में।
मतलब समझा क्या लिखा है? वापिस पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैंने वही तो लिखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? मतलब जितना लंबा तुम लोग उसको खींचोगे उतना लंबा वो फोर्स देगा। समझ में आ रहा है? उसको जितना लंबा एक्सटेंड करोगे उतना ही लंबा वो फोर्स से क्या होएगा? पीछे जाएगा। क्या सबको लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछते। उसमें कुछ नहीं बताया है, उसमें यही बताया है, एवरीवन ऑन द बोर्ड। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज linear periodic motion of a body in which force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position। लन भी हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है तुमको। Now I step into the first derivation of oscillation। का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, ध्यान देना। वी नो, क्या मालूम है सर अपने को? अब भी जो पढ़ा, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एनीवन कैन टेल मी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बराबर? मैंने अभी पीछे क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और अभी क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। किसी को कुछ प्रॉब्लम? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। माइनस के एक्स है, वो साइड चला गया तो क्या आएगा? प्लस के एक्स। तो इधर क्या बचेगा? एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अरे हाँ कि नहीं? माइनस के एक्स है, वो साइड चला गया तो कैसा पढ़ूंगा? एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी और क्या लिख सकते हो? रोटेशनल डायनामिक्स में एक चीज मैंने पढ़ाया था, अगर तुमको याद रहेंगी तो। रोटेशनल डायनामिक्स में एक चीज तुमको मैंने पढ़ाया था, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वेलोसिटी, और एक होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो तुम लोग ऐसा ही लिखते थे ना, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अरे हाँ कि नहीं? फिर v को डेरिवेट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो क्या लिखते थे? a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। किसी को कुछ प्रॉब्लम? डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डेरिवेट करो तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेट किया तो एक्सेलरेशन मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेट किया तो क्या मिला? वेलोसिटी। वापिस डेरिवेट किया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। तो साला मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेट करता हूं फिर भी मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डबल डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव हुआ है पढ़ा के? डबल डेरिवेटिव पढ़ा रहेगा ना, इसको ऐसा ही लिखते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब मुझे कोई ये मत पूछो सर इसको डी एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, सर इसको डी स्क्वायर टी क्यों नहीं लिखा। मैथ्स में पढ़ाया रहेगा, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान देना।
ध्यान देना यहाँ पे A इज इक्वल टू dv अपॉन dt सबको मालूम है, A इज इक्वल टू d अपॉन dt, और v के जगह मैं क्या लिखता हूँ dx अपॉन dt, v के जगह मैं क्या लिखता हूँ dx अपॉन dt, कर अभी मल्टीप्लाई, A इज इक्वल टू d इंटू डी स्क्वायर x इंटू डी टी। क्लियर है, साइड में रखो इस एक्सप्लेनेशन को। क्लियर, किसी को कुछ प्रॉब्लम कैसा है समझा कि नहीं एवरीवन? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मैं लिखता हूँ बट ए को मैं कैसा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, देयरफॉर मैं लिखता हूँ एम ए के जगह लिखता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। किसी को कुछ प्रॉब्लम? m का m रखा, a के जगह मैंने क्या लिखा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, therefore d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। ये क्या किया रे मैंने, कोई मुझे बता सकता है क्या? मैंने इधर से क्या किया मालूम है क्या, डिवाइडिंग बाय m थ्रू आउट द इक्वेशन, इधर से m डिवाइड किया m कट, इधर m डिवाइड किया सिर्फ उसको ब्रैकेट में लिखा k बाय m, उधर 0 अपॉन m इज इक्वल टू 0 लिखा नहीं है, लेकिन उतना तो समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया डिवाइडिंग बाय m थ्रू आउट द इक्वेशन, m अपॉन m काट काट, k अपॉन m ब्रैकेट में लिखा, और इधर क्या लिखा, समझ में आ रहा है? क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये भी लिख सकता है, और आगे भी एक है कि और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, सेम है, ज्यादा लोड नहीं है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सर के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा? अरे के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा? के बाय स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा बताता हूँ, समझा क्या? अपना एम क्या है, एम क्या है प्रूव करने का, एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। एम क्या है अपना, के बाय एम को क्या प्रूव करने का, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको अपन कैसा लिखेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। एक मिनट, होल्ड ऑन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, इधर तक रखो। अपन ने मालूम है ये भी पढ़ा था अभी कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था माइनस के एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बराबर, टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, कैन आई से एम ए इज इक्वल टू के एक्स, a अपॉन x इज इक्वल टू k अपॉन m बराबर, टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड मतलब साइन को भगा दिया, x इधर मल्टीप्लाई इधर लिया, m इधर मल्टीप्लाई इधर डाला बराबर। ऑल्सो मेरे को मालूम है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स, इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, x इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो a बाय एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a बाय एक्स सेम है, तो k बाय m को मैंने क्या प्रूव कर दिया, प्रूव। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में किधर नहीं दिया है लेकिन मैंने तुमको समझाया है, समझ में आ रहा है? बेसिक्स इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किधर से आता है ये तुमको मालूम होना चाहिए,
क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? ये किधर से आया ये मैंने बताया, हालांकि अपन याद करें।